देखें आप खुद ही कह रहे हैं कि जो मुल्क में जो हालात हैं अमन व अमान के और जो महंगाई के हालात हैं, जो बिजली के हालात हैं, जो बिल हैं, मेरे ख्याल से बहुत बड़े बड़े इशू हैं पीटीआई के अलावा। पीटीआई से बाहर निकले मतलब बहुत हो गया, 14 महीने उससे पहले का ये सब कुछ शुरू है, 2-2.5 साल हो गए हैं। अभी जान छोड़े पीटीआई की जो मसले हैं जिनके आपको शुक्र हैं वो मसले पर हल करें ना, हमारी जान छोड़े। मैं जैसा आपका शुक्रिया अदा करके आई हूँ कि जैसा साहब आपकी बहुत मेहरबानी, आपने इद्दत केस में जो फैसला दिया, आपने सब खवातीन के सर पे बहुत बड़ा एहसान किया। उन्होंने कहा कि जी मैंने जो किया है वो मैंने इंसाफ किया। मैंने कहा जी इंसाफ करना भी आजकल मुश्किल है, आपकी मेहरबानी कि आपने हिम्मत करके इंसाफ किया, आपका बहुत शुक्रिया। अभी रऊफ हसन को भी पेश किया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? बस बिजी हैं वो, एक को छोड़ते हैं, एक को पकड़ते हैं, एक को छोड़ते हैं, एक को पकड़ते हैं, इसी काम करते हैं। पुलिस के हायर ऑफिसर्स बात हैं, झूठ बोल रहे हैं। उनकी तरफ से एक मैसेज आया है जनाब के वो एफआईए की तहवील में खवातीन को और दूसरे लोगों को दिया गया है। एफआईए से इंटरनली मैंने चेक कराया है, वहां से यही है, उनके पास नहीं है। नामालूम जगहों पे उनको मुंतकिल किया गया है। खवातीन को हमारी इस वक्त किसी किस्म का रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ, इंटरनेशनल जो न्यूज एजेंसीज एक्सेट्रा, देयर इज नो रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान टुडे। 13 women have been abducted from Pakistan Tehreek-e-Insaf Central Office. Their location is unknown. This is pathetic. This is despicable. Their families do not know the whereabouts of 13 women. और लिहाजा जब खवातीन की whereabouts या उनकी जगह का नहीं मालूम, उनके खानदान के लोग भी बहुत ज्यादा तशवीश में हैं और हम भी इंशाअल्लाह ताला उनकी खोज दिखाएंगे। जो इस वक्त पाकिस्तान की ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, उनको चाहिए कि इमीडिएटली उन 13 खवातीन की वेयरअबाउट्स हमें बताएं कि हम लोग उनको रिकवर कर सकें। क्या कल जो गिरफ्तार किया गया है तहरीक-ए-इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटरीट से खवातीन को, रऊफ हसन को, उस पर क्या? भाई देखें आप खुद ही कह रहे हैं कि जो मुल्क में जो हालात हैं अमन व अमान के और जो महंगाई के हालात हैं, जो बिजली की हालतें हैं, जो बिल हैं, मेरे ख्याल से बहुत बड़े बड़े इशू हैं पीटीआई के अलावा। पीटीआई से बाहर निकले मतलब बहुत हो गया, 14 महीने उससे पहले का ये सब कुछ शुरू है, 2-2.5 साल हो गए हैं। अभी जान छोड़े पीटीआई की जो मसले हैं जिनके आपको शिकवे हैं वो मसले पर हल करें ना, हमारी जान छोड़े। कल एक टर्म नहीं इंट्रोड्यूस करवाएगी ये डिजिटल दहशतगर्द, हमारे पे तो हर टाइप की टर्म ही इंट्रोड्यूस हो रही है, अभी क्या करें, हम ही बचे हैं सिर्फ। ओके जी, शुक्रिया। फैसले मर्जी से नहीं आ रहे हो तो कोई भी तनकीद कर रहा है भाई अब तो जजेस पे, जिनको नहीं करना चाहिए था उनको वो भी कर रहे हैं जजेस पे तनकीद। अब तो फिर कहते हैं हर मामला सियासी कर दिया, तो जब हर मामले में घुस जाएंगे और सियासी बात करेंगे तो फिर हर इशू ही सियासी ही होगा, फिर और क्या होगा। अच्छा, बाकी खवातीन भी रिहा हुई हैं लेकिन आपको कुछ ज़्यादा ही पीटीआई वाले प्रोटोकॉल दे रहे हैं, क्या वजह? जी मैं चाहती थी कि जब मुझे कभी मौका मिले तो मैं मरियम नवाज़ का खास शुक्रिया अदा करूं कि जो कोई भी उनका एडवाइज़र है, मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया आपका, जो मशवरे देने वाले थे, बार बार मेरी गिरफ्तारियां करने वाले थे, आपके चक्कर में जो है ना मैं लीडर ही हूँ अभी, तो बड़ी मेहरबानी। ये जो एडवाइज़र है इसको पक्का रखें ज़रा अपने पास। अभी क्या एमएनए या एमपी की कौन सी सीट जो खान साहब को बेहतर लगेगा। तो क्या दिफा करेंगी, सॉरी टफ टाइम देंगे मरियम नवाज को? टफ टाइम देने के चक्कर में 14 महीने से जेल में हूँ मैं, आगे भी वही करेंगे, जाहिर बात है। अभी इमरान भी आज बाकी आपको क्या लगता है मैंने सच में आग लगाई थी? मरियम नवाज को सॉरी आप तैयार हैं? समझ जावेद आ रही है मैं तो मुझे लगता है उनके हवासों पर सवार हो गई हूँ, जिस तरह वो अपने एक एक बंदे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रही हैं और खुद भी कर रही हैं। मतलब चलें पहले आप इस तरह की हरकतें करती हूँ, अभी आपको जिस तरह भी मिली है आप सीएम है, मतलब थोड़ा तो उसकी इज्जत रखें अपने ओहदे की, अपनी कुर्सी की। अब ये पर्सनली हो जाए और उसको आके मतलब और किसी का केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, मेरे के लिए अगर चैलेंज हुआ है तो मतलब इतनी खुलेआम चीज़ें करें तो फिर आप कहें कि हमें क्रिटिसाइज ना किया जाए, तो फिर इस तरह जब खुलेआम चीज़ें करेंगे फिर बातें भी सुनेंगे, फिर अपनी बारी इनको मसला पड़ जाता है, बातें लगाओ तो फिर ये पर्चे हो जाते हैं दहशतगर्दी के। अच्छा समझ जावेद, ये बताइएगा कि मरियम नवाज कहती थी कि वो रास्ता मुझे आता है, उसमें जो है सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, और फिर उन्होंने कहा कि मैं आज अभी मैंने एक्चुअली उनका वही इंटरव्यू कोट किया था, वो जो उन्होंने बोला था, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं था कि पता नहीं, मुझे पता है कि जोड़ना पड़ता है हाथों को और पता नहीं क्या झुकाना पड़ता है और ये वो करके मैंने वही कोट किया था, पता नहीं लोग और ही तरह ऑफेंड हो गए। बहरहाल उन्होंने ये रास्ते खुद बताए हमें कि मुझे आते हैं, हमने तो कभी क्लेम किया ही नहीं ना, हमने कभी कहा ही नहीं हम माफिया लेके निकले हैं। हमें तो अभी भी इतने मुकदमों में होने के बाद भी यहाँ से कोर्ट से बाहर नहीं निकल रही भाई, कि पहले गाड़ी आए तो फिर ही बैठ के जा सकें, कोई पता नहीं बाहर पकड़ने वाले बैठे हो, तो हम माफिया मांग के निकले नहीं है तो हमें पता नहीं। आज से भूख हड़ताली कैंप लगा रहे हैं आप लोग? आज से भूख हड़ताली कैंप इंशाल्लाह हमारा पार्लियामेंट के अंदर होगा। आज हमारी मीटिंग भी है 2 बजे स्पीकर साहब के साथ, मैं उधर ही जा रहा हूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह 3 बजे हमारा भूख हड़ताली कैंप। भूख हड़ताल हम इंटरवल के साथ करेंगे और मुख्तलिफ किस्म के एमएनए साहिबान बैठेंगे एक सर्कुलेशन से। कल भी वज़ीर-ए-आज़म और अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून की एक मीटिंग हुई है, तो क्या देख रही हैं? कौन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज बिल
تمہارا بھی نہیں مان رہا، کسی کا بھی نہیں مان رہا. اور فارم 47 وزیر اعظم اس کو کہا کرو، اس کو سہولت کار جس کو لے کے، یہ کون سا وزیر اعظم ہے؟ الیکٹ کب ہوا ہے؟ یہ اپنی سیٹ آ رہا ہوا ہے، اس کی بھتیجی آ رہی ہوئی ہے، اس کا بھائی آ رہا ہوا ہے، دونوں سیٹیں. یہ جو شکست خوردہ کرسی نشین ہے اس کے کہنے سے کوئی پابندی نہیں لگتی. اس کی 2 وجوہات بلکہ 3 وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی وجہ اس کی عدالتی ہے. پچھلے ہفتے ابھی اس آرڈر کی تفصیلی ججمنٹ آنی ہے. 13 جج بیٹھے، 8 نے اوپینین ایک دی ایک ایشو کے اوپر اور 5 نے دوسری اوپینین دی. لیکن ان دونوں میں سے 11 ججز نے یہ اوپینین دی کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی ہے اور تھی، یعنی ماضی میں بھی تھی جب الیکشن کمیشن چلاکیاں کر رہا تھا سہولت کاروں کے کہنے کے اوپر، اس وقت بھی تھی، اور جب الیکشن کمیشن اب نون لیگ بنا ہوا ہے اس وقت بھی وہ پارٹی ہے. یہ میری اور آپ کی ججمنٹ نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے. اس ججمنٹ کے خلاف ایک ریویو پٹیشن گئی ہوئی ہے. ریویو پٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے فیصلے پہ دوسری نظر ثانی کہتے ہیں ریویو کو، دوبارہ دیکھ لیں. اس کی موجودگی میں پابندی کیسے لگ سکتی ہے؟ یہ تو توہین عدالت ہے سیدھی سیدھی. یہ ایسا ہی ہے جیسا عدت کا مقدمہ جو اس نظام کے لیے ذلت کا مقدمہ تھا، وہ بنا کے عمران خان سے وہ ججمنٹ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے لیے دی تھی کہ وہ صادق اور امین ہے، وہ چھیننے کی کوشش کی گئی تھی. لیکن وہ ذلت جو ہے وہ عدت کی شکل میں اس نظام کے گلے میں تمغہ ذلت بن کے چپک گئی ہے. جو اس کا آخری پہلو ہے وہ یہ ہے، دوسرا پہلو ہے پابندی کا، وہ یہ کہ پابندی لگوانا کون چاہتا ہے؟ پابندی لگوانا چاہتا ہے ایک ہارا ہوا لشکر اور چند ہارے ہوئے جواری. ان کے کہنے پہ پاکستان کی تاریخ میں 2 سیاسی جماعتوں کو پہلے پابندی لگی. جماعت اسلامی پہ پابندی لگی. لوگوں نے اور قانون نے وہ پابندی اٹھا کے پابندی لگانے والے کے منہ کے اوپر ماری. آج اس کا نام کوئی نہیں جانتا، جماعت اسلامی ہے. اس کے بعد پھر ایک پابندی لگی تھی ولی خان کی پارٹی کے اوپر. اس وقت نیشنل عوامی پارٹی نیب کہلاتی تھی. وہ جو پابندی لگی انہوں نے صرف اے اٹھایا وہاں سے درمیان میں سے اور اے این پی کر دیا، عوامی نیشنل پارٹی. تو پارٹی وہ بھی نہیں ختم ہوئی اور اس کی حکومت ختم کی گئی تھی، لیکن جو پابندی لگانے والے تھے ان کو شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ملا. یہ تو ماضی کی بات تھی. یہ دور وہ ہے جو عمران کا دور ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم استحکام چاہتے ہیں، عمران ہوگا تو استحکام ہوگا. عمران کے بغیر آپ کوشش کر لی، آپ نے کر لیں، کیسز بنا لیے اور بنا لیں، عمران آئے گا تب استحکام آئے. بات تو یہ ہے کہ عمران خان جو 9 مئی آپ تھے وہاں، کہ 9 مئی کو وہ جب صبح اٹھے تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ میرے اغواکار منہ پہ نقاب چڑھائے ہوئے کسی جگہ میرے انتظار میں بیٹھے ہوئے. وہ اس ہائی کورٹ کی پرانی بلڈنگ میں گئے اور وہ کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. اس دوران جو اغواکار تھے وہ آئے اور ان کو اٹھا کے لے گئے. اس کے بعد وہ گرفتار تھے. اس کے بعد جہاں جہاں لوگ باہر نکلے اور وہ پی ٹی آئی کی طرف سے پرامن احتجاج تھا. انتشاری کون ہے ان کو ڈٹرمن کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. جو عمران خان نے پہلے دن کہا ہوا ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے. اور ان کا کہنا یہ ہے، اور میں بھی یہ بات دہراتا ہوں، کہ پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بناؤ. جوڈیشل کمیشن بنے گا تو سکوت ڈھاکہ کے مجرم جس طرح سے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سے ظاہر ہو گئے، اسی طرح سے جو انتشاری ہیں اصل ان کے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے.